हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कुछ आदमी रूलर्स यानी राजा कैसे बने। तो अभी के टाइम पे क्या होता है, वोटिंग होती है। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। ये सब वोटिंग या चुनाव हम कह सकते हैं 50 साल या हम मान लीजिए 70 साल पहले से वोटिंग वगैरह करना शुरू हुआ है, चुनाव शुरू हुआ है। चुनाव से हम अपना लीडर चुन लेते हैं, नेता चुन लेते हैं। लेकिन पहले राजा कैसे चुना जाते थे, जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि कई लोग इकट्ठा हो जाते थे और अपनी भीड़ जमा करके इकट्ठा होकर वो चुन लिया करते थे कि कौन राजा बनेगा। जन जन यानी लोग चुन लिया करते थे कि राजा कौन बनेगा। लेकिन अगर हम उससे भी पहले वाले समय यानी अराउंड 3000 ईयर्स अगो की बात करें, 3000 साल पहले राजा चुनने में थोड़े बदलाव आए, यानी राजा अलग तरीके से चुने जाते थे बहुत पहले के टाइम पे। Some men now become recognized as rajas by performing very big sacrifices. लोगों को राजा रिकॉग्नाइज कर दिया जाता था अगर वो काफ़ी बड़ी बलि दे दें, सेक्रीफाइस दे दें। तो देखिए, जैसे एक यज्ञ होता था अश्वमेधा यज्ञ, ये हमने काफ़ी पुराने जो जैसे रामायण हो गई, महाभारत, इन सब में अश्वमेधा ये सब बहुत फेमस था, मतलब काफ़ी चलता था अश्वमेधा यज्ञ। इसको हम कह सकते हैं हॉर्स सेक्रीफाइस। इसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और ये एक टाइप का यज्ञ होता था। इसमें घोड़ा एकदम फ्रीडमली बोल दिया जाता था कि ये घोड़ा जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है और उसको छोड़ दिया जाता था। और उसे कौन चलाता था? एक राजा का ही आदमी उसे चलाता था। इफ द हॉर्स वेंटेड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अब देखिए, जिन जिन राज्यों से लाइक मैं यहाँ पर एक चीज़ ड्रॉ करती हूँ। जैसे जैसे देखिए, ये हमारा घोड़ा है जो कि छोड़ा गया है। अब घोड़ा इधर आया, इस राज्य में आया, यहाँ से राजा ने जाने दिया घोड़ा। लेकिन इस राज्य वाले ने, इस राज्य के राजा ने इस घोड़े को जो आया इधर, उस घोड़े को रोक लिया। तो जो भी घोड़े को रोक लेता था उसको इस वाले राज्य से, जहाँ से घोड़ा छोड़ा गया है, जिसने घोड़ा रोक दिया जिस राज्य ने, उस राज्य को इस वाले राज्य से जिसने घोड़ा छोड़ा है लड़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, एक तरीके से जैसे देखिए, इसने तो घोड़ा छोड़ने जाने दिया इस वाले राज्य ने, तो ये राज्य मानता है कि जिस भी स्टेट ने, जिस भी राजा ने ये घोड़ा छोड़ा है, मैं उससे नीचा हूँ या वो मुझसे ऊंचे हैं। इस तरीके से वो मान लेता है जिसने भी, मतलब जैसे देखिए, यहाँ से घोड़ा निकला और यहाँ इसने भी निकलने दिया घोड़े को, इस वाले राज्य के राजा ने, तो ये वाले राज्य के राजा को कमज़ोर मान लिया जाएगा। लोग सोचेंगे कि ये वाला जो राजा है वो इस वाले राजा से डरता है, या ये वाला राजा जिसने घोड़ा छोड़ा है वो स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अब लेकिन इस वाले राज्य ने रोक लिया घोड़ा, तो अब इसको जहाँ से घोड़ा छोड़ा गया है उस राजा से लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर ये जीत जाता है तो जहाँ से घोड़ा छोड़ा गया है उससे पावरफुल बन जाएगा ये वाला राज्य। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार हम रीड कर लेते हैं, रीडिंग से थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ अ हॉर्स वॉज, यहाँ से हमने पढ़ लिया, इफ़ द हॉर्स वेंडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर कोई घोड़ा रोक लेता था तो उन्हें फाइट करनी पड़ती थी। इफ़ दे अलाउड टू हॉर्स टू पास, इट मीन दे हैव एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रॉन्गर देम देम। और अगर कोई राज्य घोड़े को मतलब घोड़े को रोकता नहीं था, तो इसका मतलब जिस भी राज्य के राजा ने घोड़े को नहीं रोका, वो राजा मानता है कि जिस भी राजा ने घोड़े को छोड़ा है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हैं। These rajas were then invited to the sacrifice which was performed by specially trained priests. इसके बाद क्या होता था, जैसे घोड़ा तो छोड़ दिया, उसके बाद एक बहुत ही बड़ा यज्ञ करवाते थे वो लोग जिन्होंने घोड़ा छोड़ा। और उस यज्ञ में वो वाले राजा आते थे जिन्होंने घोड़े को नहीं रोका था। ये राजा आते थे यज्ञ में, और ये यज्ञ कौन करते थे? काफ़ी बड़े बड़े पंडित करते थे। प्रीस्ट का मतलब होता है पंडित, और उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे पंडितों को। राजा जो था जिसने सेक्रीफाइस किया था, घोड़ा छोड़ा था, वो काफ़ी पावरफुल माना जाता था। एंड ऑल दोज हु कम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और उस राजा के लिए जिसने घोड़ा छोड़ा उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए जाते थे। राजा मतलब सबसे मेन चीज़ होती थी उन यज्ञ में, और उसका राजा का एक स्पेशल सीट हुआ करती थी जो कि ज़्यादातर कभी कभी टाइगर की स्किन से भी बनाई दी जाती थी। और जो भी घोड़े को जिन्होंने भी घोड़े को चलाया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, राजा का कोई एक आदमी रथ पर बैठकर घोड़े को चला दिया करता था। तो जो रथ पे बैठकर चैरियटर थी, यानी जिसने भी घोड़े को चलाया था ना,
वो एक कंपेनियन हुआ करता था, यानी उसकी भी रिस्पेक्ट हुआ करती थी उस रिचुअल में, उस जो भी यज्ञ चल रहा है उसमें। वो क्या करता था, कहानियाँ सुनाता था कि मैं ऐसे ऐसे गया और घोड़े ने इस राजा ने हमारे मतलब राजा की वीरता की कहानी सुनाता था। और जो भी उस जिसने भी रथ चलाया है उसके रिलेटिव्स, स्पेशली उसके वाइफ और सन, काफ़ी अलग अलग प्रकार की वो यज्ञ में चीज़ें डालते थे, यानी यज्ञ छोटे मोटे यज्ञ में ऐसे बैठ जाया करते थे, मतलब उन्हें बैठने की अनुमति थी। और जो दूसरे राजा थे वो एकदम वाचर की तरह थे कि वो देखेंगे, उन्हें यज्ञ में बैठने की अनुमति नहीं थी, वो देखते थे बैठकर कि कैसे कैसे हो रहा है ये यज्ञ, ठीक है। लेकिन जिसने रथ चलाया था वो और उसकी वाइफ और बेटे, उनको अनुमति थी कि वो वहाँ पर बैठकर यज्ञ में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ priest performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। तो जो पंडित थे वो जो वाटर होता है उस पानी को छिड़कते थे राजा पर यज्ञ के समय, और बाकी जो आम आदमी हुआ करते थे जिनको हम विश्व या वैश्य बोलते हैं, उन्हें गिफ्ट लाने होते थे राजा के लिए। However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priest were excluded from many rituals। और जो शूद्र नाम के जो व्यक्ति थे, मतलब नाम के नहीं, एक तरीके से जैसे अब कास्ट है ना, उसी तरीके से पहले भी कास्ट थी कि मतलब एक तरीके से भाग थे। तो जो शूद्र होते थे उन्हें यज्ञ में आने की अनुमति नहीं होती थी। अब हम पढ़ते हैं ये सब क्या है, शूद्र कौन होते थे, मतलब इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने काफ़ी बुक्स देखी हैं, अभी हम वर्णास के बारे में पढ़ेंगे, वर्णस क्या होते हैं। तो देखिए हमने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं जो कि कंपोज हुई हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में क्या है, गंगा है, यमुना है, तो उधर काफ़ी बुक्स कंपोज हुई हैं, बनी हैं इस पीरियड में। दीज बुक आर ऑफ्टन कॉल्ड लेटर वैदिक। और जो भी बुक्स बनी है ना उनको हम लेटर वैदिक बोलते हैं, क्योंकि ऋग्वेदा आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि जो ऋग्वेदा है ना, ऋग्वेदा सबसे पहला ऐसा वेद था जो बना था। लेकिन ऋग्वेदा के बाद में जितने भी समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बने हैं, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, लेटर वैदिक कहते हैं। लेटर वैदिक का मतलब है कि ऋग्वेद के बाद में जितनी भी किताबें बनी उनको हम लेटर वैदिक कहेंगे, ठीक है। तो बाकी सारे वेद ऋग्वेद के बाद में बने थे, ओके। These include समवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। काफ़ी सारी जो बुक्स थी, रिलीजियस बुक्स, अथर्ववेद, यजुर्वेद, समवेद, उनको हम लेटर वैदिक कहते थे क्योंकि वो ऋग्वेद के बाद में लिखी गई थी, है ना। These were composed by priests and describe how rituals were to be performed। ये सारी किताबें पंडितों द्वारा ही लिखी गई थी जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से सारी जो वो यज्ञ है वो कैसे परफॉर्म किया जाता था, और उसमें रूल्स भी होते थे कि कैसे कैसे राजा होने चाहिए थे, मतलब इन किताबों में काफ़ी अच्छी बातें लिखी गई थी। दीज वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। उस समय इतने साल पहले भी काफ़ी ग्रुप्स हुआ करते थे सोसाइटी में, जितनी भी पूरा देश में काफ़ी ग्रुप्स बना दिए जाते थे। जैसे देखिए पहले क्या क्या होता था, पहले पंडित होते थे, वॉरियर्स होते थे, लड़ाई में जो हिस्सा लेते हैं, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स यानी जो मीट मांस इकट्ठा करके खाते हैं, ट्रेडर्स व्यापारी होते थे, क्राफ्ट पर्सन यानी जो लकड़ी वगैरह या हम कह सकते हैं टोकरी वगैरह बनाते थे या ऐसी चीज़ें बनाते थे, उन्हें हम क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। लेबरर्स होते थे, फिशिंग फॉक यानी जो मछली को मतलब मछली का कोई काम करते हैं उनको हम फिश फॉक कह सकते हैं। और फॉरेस्ट में रहने वाले पीपल, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, ये सारे लोग हुआ करते थे। देखिए कुछ प्रीस्ट या वेरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड हर्टर एंड गैदरर वर पुअर। तो देखिए क्या था, जो पंडित लोग थे और पंडित लोगों के साथ साथ प्रीस्ट का मतलब होता है पंडित, और उसके साथ साथ जो लड़ाई लड़ने वाले वेरियर्स हुआ करते थे वो रिच हुआ करते थे। और बाकी हम फार्मर देख लें, व्यापारी देख लें, वो ज़्यादातर हर्डर, क्राफ्ट पर्सन, फिशिंग फॉक, हंटर, गैदरर, ये सारे पुअर हुआ करते थे। प्रीस्ट तो पंडितों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया काफ़ी सारे ग्रुप में, 4 ग्रुपों में लोगों को डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप में, ठीक है। तो देखिए पहला जो ग्रुप था मतलब इन सारे ग्रुप्स को, ये जो 4 ग्रुप हैं इन्हीं को हम वर्णर्स कहते हैं। वर्णर्स इन्हीं ग्रुप को कहते हैं जो 4 ग्रुप हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और हर वर्ण का अलग सेट ऑफ फंक्शन हुआ करता था। जैसे के लिए पहला जो वर्ण हुआ करता था वो था सबसे पहला, सबसे ऊंचा जो वर्ण था वो है ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण लोगों ने बनाए हैं ये 4
ग्रुप्स यानी वर्णास तो ब्राह्मण लोगों ने बनाया, तो उन्होंने अपने आप को सबसे पहले रखा कि ब्राह्मण सबसे पहले आएंगे। तो पहला वर्ण क्या हो गया, ब्राह्मण का ग्रुप हो गया सबसे पहला। ब्राह्मण क्या करते थे, या तो पढ़ाते थे वेद वगैरह को, या फिर बलियों में गिफ्ट्स लेते थे, या फिर जो वो होते हैं रिचुअल्स वगैरह, यज्ञ वगैरह, उनमें हिस्सा लेते थे। तो ये तो हो गए ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे टॉप पे हुआ करते थे। उसके बाद जैसे अभी भी हैं, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता था सेकंड प्लेस पे रूलर्स, यानी जो राजा महाराजा होते थे, जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे रूलर्स, राजा, क्षत्रिय, ये सारे आ जाते थे। ठीक है, उसके बाद राजा जो क्षत्रिय हुआ करते थे, उनसे क्या उम्मीद होती थी, उनसे बोला जाता था, मतलब वो ज़्यादातर लड़ाइयाँ लड़ते थे और लोगों की रक्षा करते थे। फिर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो तीसरा वर्ण था, वो था विश का या वैश्यास का। विश वैश्यास क्या होते हैं, विश या वैश्यास यानी जो आम लोग गांव में रहा करते होंगे, या फिर आम लोग जो राज्य में रहते हैं, उनको हम विश या वैश्यास बोलते हैं। तो ज़्यादातर विश या वैश्यास क्या होते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, हर्डर्स या फिर व्यापारी वगैरह ही हुआ करते थे। तो ये तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, क्षत्रिय और वैश्यास यानी दूसरे और तीसरे नंबर वाले क्षत्रिय और वैश्यास क्या करते थे, सेक्रीफाइस में हिस्सा लेने की उन्हें अनुमति थी। जैसे कोई भी यज्ञ हो रहा है तो उसमें वो आराम से हिस्सा ले सकते थे, ऐसा कोई रोक नहीं थी उनके लिए। लेकिन चौथे नंबर पर जो लोग आते थे वो थे शूद्रास। शूद्रास मैंने आपको बताया, उन्हें यज्ञ में आने की भी अनुमति नहीं थी, और वो काफ़ी नीची कास्ट के माने जाते थे। और वो क्या करते थे, जो ऊपर की 3 जातियां हैं उनको उनके लिए काम करते थे, और एक तरीके से नौकर टाइप की तरह वो रहते थे। ऑफ्टन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, और फिर धीरे धीरे शूद्रस के साथ वुमेन को भी ग्रुप कर दिया गया, यानी वुमेन जो होती हैं औरतों को भी शूद्र में डाल दिया गया। वुमेन और शूद्र इन दोनों को ये अलाउ नहीं था कि वो वेद भी नहीं पढ़ सकते, और साथ साथ वो यज्ञ में भी पार्टिसिपेट नहीं ले सकते। अब जो पंडित थे वो कहते थे कि ये ग्रुप कैसे हमने डिसाइड किए हैं, ये ग्रुप हमने डिसाइड किए हैं इनके जन्म के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पापा या मम्मी ब्राह्मण हैं तो आप भी ऑटोमेटिकली ब्राह्मण ही बन जाएंगे, और सो ऑन, फिर आपके बेटे भी ब्राह्मण बनेंगे, फिर उनके बेटे भी ब्राह्मण, तो ये चलता रहेगा। और मान लीजिए किसी के जो पापा या मम्मी हैं वो शूद्र में से हैं, तो उनका बेटा भी ऑटोमेटिकली शूद्र ही होगा। तो इस तरीके से उनकी बर्थ पर, उनके जन्म पर ही जो ग्रुप्स हैं वो डिसाइड कर दिए जाते थे, वर्नर्स बना लिए जाते थे। लेटर उसके बाद देखिए, जो शूद्र है, शूद्र बन गया अनटचेबल में, यानी फिर अछूत आ गया, मतलब कुछ लोगों को अछूत करने लगे, जैसे के लिए क्राफ्ट पर्सन हो गए, हंटर हो गए, गैदरर हो गए, और जो लोग मतलब बरियल्स में, या हम कह सकते हैं शमशान घाट पे उनको गाड़ते हैं ना, वो लोग भी अछूत माने जाने लगे। तो जो ब्राह्मण हैं वो बोलते हैं कि इन ग्रुप्स के साथ ही, जो ग्रुप हैं शूद्र वाले या अछूत वाले, इन ग्रुप के साथ अगर आप मिलेंगे या कहीं इनके साथ कांटेक्ट में आएंगे तो आप दूषित हो जाएंगे, पॉल्यूटिंग हो जाएंगे। और काफ़ी लोग इसे एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, और सिस्टम ऑफ वर्ना इस सब को लोग नहीं मानते थे काफ़ी लोग। और कुछ राजा सोचते थे कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, जो प्रीस्ट है उन्होंने ये गलत नियम रखा है। कुछ बोलते थे कि बर्थ के हिसाब से नहीं होना चाहिए वर्ना, मतलब ग्रुप बर्थ के हिसाब से डिसाइड नहीं होना चाहिए। और कुछ बोलते थे कि यहाँ पर कोई डिफरेंस ही नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन के बेसिस पर, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सारे एक साथ बराबर होने चाहिए। कुछ बोलते थे कि अनटचेबिलिटी, अछूत, ये सब सही नहीं है। और काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे भी थे हमारे देश के, कई लोग ऐसा भी बोलते थे, जो कि नॉर्थ ईस्ट के थे। नॉर्थ ईस्ट यानी नॉर्थ ईस्ट में हमारा असम आ जाता है, असम, और मतलब ये वाले जो इलाके हैं ना साइड में, नागालैंड वगैरह, वो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग तो इन सारी चीज़ों को मानते ही नहीं थे बिल्कुल भी, वो तो ब्राह्मण को भी ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह मतलब ज़्यादा नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये हमने पढ़े इसमें 4 वर्णास जो होते थे, सबसे नीचे वाले जो वर्णा होते थे वो होते थे शूद्र, जिन्हें यज्ञ वज्ञ में जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद जनपदास। जनपदास से हम पहले ये देख लेते हैं, ये जो है ये एक बाउल है एक तरीके से, पेंटेड ग्रे वेयर, इसे हम कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। इस बाउल को, ये जो बाउल होती है ये एक ऐसी वेसल, मतलब इस पे क्या होता है, ग्रे कलर का कलर किया जाता है, ग्रे कलर का, है ना। और इसमें
एकदम अच्छी तरीके से नाइस स्मूथ सरफेस होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी ये बाउल होती है और उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस और पैटर्न्स बनाए जाते हैं। और शायद आर्कोलॉजिस्ट का कहना है कि शायद ये पहले के समय यूज़ की जाती हो बहुत ही ज़्यादा फेमस पीपल को खाना खिलाने के लिए, या बहुत ही ज़्यादा फेमस ओकेशन पर, स्पेशल त्योहारों वगैरह पे स्पेशल फूड सर्व करने के लिए। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा, ये हो गई हमारी ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जनपदास के बारे में। जनपदास क्या है? तो देखिए, जो राजा हुआ करते थे, जो कि काफ़ी बड़े बड़े सेक्रीफाइस दिया करते थे, यानी काफ़ी बड़ी बड़ी बलियाँ दिया करते थे। हमने पढ़ा था ना अश्वमेधा यज्ञ, जो घोड़े को छोड़ दिया जाता था। तो जो बड़े बड़े राजा थे उनको हम कहने लगे कि ये राजा जनपदास के राजा हैं ये। अब जनपदास क्या था? जनपदास में जन का मतलब होता है लोग, और पद का मतलब होता है लोगों के पैर, मतलब लोग जहाँ पर रहते हैं उसको हम जनपदास कहते हैं। तो जनपदास क्या था? लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट, यानी जहाँ पर लोग अपने कदम रख दिया करते थे या फिर जहाँ पर लोग रहा करते थे उसको हम जनपदास कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास बन गए थे, मतलब जनपदास एक तरीके से काफ़ी बड़ी, एक तरीके से बहुत ही बड़ा राज्य माना जाता था। जनपदास का राज्य काफ़ी बड़ा हुआ करता था और वहाँ के राजा काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे। तो जो बड़े बड़े राजा हुआ करते थे हम उन्हें कहते थे कि ये तो जनपदास के राजा हैं। ठीक है, जनपदास बहुत बड़ा राज्य माना जाता था स्ट्रांग राजा का। ठीक है, तो कुछ जनपदास हमें दिए गए हैं मैप में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया होगा, यहाँ पर जनपदास भी दिए गए हैं, कई सारे जनपदास हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब जनपदास के बाद में हम पढ़ते हैं आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकेप्टेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपदास सच एज पुरम किला, पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ, एंड अतरंजिखेरा नियर इताह। तो देखिए, आर्कोलॉजिस्ट जो थे, आर्कोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जिन्होंने हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई की है और जो हिस्ट्री को समझते हैं, जानते हैं हिस्ट्री में। तो देखिए, आर्कोलॉजिस्ट ने काफ़ी सारे नंबर ऑफ वो सेटलमेंट पाए हैं जनपदास के, मतलब आर्कोलॉजिस्ट को काफ़ी जनपदास वाला इलाका मिला है, जैसे पुराना किला दिल्ली में, और हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है ना, हस्तिनापुर, वहाँ पर देखा गया है जनपदास वाला थोड़ा रीजन जैसा, और अत्रजखेरा जो कि इताह के पास है, और लास्ट टू आर इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मिली हैं, हट्स मिले हैं, और वहाँ पर गायें वगैरह और अदर एनिमल्स रखे जाया करते थे, ये आर्कोलॉजिस्ट ने पता किया है। दे ऑल्सो ग्रो अ वेराइटी ऑफ क्रॉप, और पहले के लोग काफ़ी ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्रॉप उगाया करते थे, ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी में राइस हो गया, वीट हो गया, बार्ले, पल्सेस, और शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये सब वो उगाया करते थे। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रीन कलर, अदर्स वर रेड। पहले के लोग पॉट्स बनाया करते थे, घड़े बनाया करते थे। कुछ घड़े ग्रे कलर के होते थे तो कुछ घड़े लाल कलर के होते थे। एक स्पेशल टाइप का पॉटरी फाउंड एट दिस साइड इज नॉन एज पेंटेड ग्रेवेयर। तो हमने पेंटेड ग्रेवेयर देखा था ना, ये रहा पेंटेड ग्रेवेयर। यहाँ पर जनपदास वाले इलाकों में ये पाया गया है, क्योंकि जनपदास काफ़ी बड़े इलाके हुआ करते थे स्ट्रॉन्ग राजा के, तो ये वहाँ पर ये पाया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था, और काफ़ी ज़्यादा इसमें डिज़ाइंस बनी करती थी। यूजुअली सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बना करते थे इस घड़े में। तो अब हमने जनपदास तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं महाजनपदास क्या होता है। तो 2500 साल पहले कुछ जनपदास काफ़ी जनपदास को मिलाकर क्या बन गया? महाजनपदास बन गया। तो देखिए, जनपदास कई सारे होते थे, अब जनपदास में जो काफ़ी बड़े और स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट जनपदास हैं उन सब को मिला के एक बड़ा सा महाजनपदास बन जाया करता था। तो ये जो महाजनपदास है ये यहाँ पर मैप में दे रखे हैं, जैसे कि लिए देखिए, गंधारा हो गया, यहाँ पर हस्तिनापुर, हस्तिनापुर तो देखिए पंचाला, कोसला, अवंती, तो ये सारे जो हैं ये हैं महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास जो हैं वो 2500 साल पहले बने थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, मोस्ट महाजनपदास हैज़ अ कैपिटल सिटी, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। काफ़ी महाजनपदास की एक कैपिटल सिटी हुआ करती थी। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ड अराउंड दैम। और कुछ जो महाजनपदास होते थे वो काफ़ी फोर्टिफाइड होते थे, यानी काफ़ी उनमें काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बना करती थी महाजनपदास में, क्योंकि महाजनपदास बहुत ही ज़्यादा अच्छे जनपदास से बनते थे ना, इसलिए महाजनपदास में काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें, काफ़ी बड़े बड़े वॉल्स, काफ़ी मिट्टी मतलब ब्रिक, स्टोन, मतलब वही है कि बड़ी इमारतें और बड़ी दीवारें खड़ी की जाती थी महाजनपदास में। और महाजनपदास के राजा तो आपको पता ही होंगे काफ़ी स्ट्रांग हुआ करते थे।
काफ़ी फोर्ट्स बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? अब ये महाजनपदास काफ़ी बड़ा तो था राज्य, लेकिन इसमें इतने सारे इमारतें वगैरह क्यों बनाई जाती थी? लोग जिससे बच सकें, क्योंकि बाकी जो राज्य हैं वो अगर महाजनपदास पे कई कई सारे महाजनपदास होते थे, कई महाजनपदास पे अगर बाहर के राज्य अटैक करें तो उससे वो बच जाएं, इसलिए इमारतें बनाई जाती थी बहुत स्ट्रॉन्ग। और कुछ महाजनपदास के राजा ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने अमीर और पावरफुल हैं कि हमने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करवाई हैं, इसलिए वो एकदम लंबी और इम्प्रेसिव इमारतें और वाल्स यानी दीवार खड़े करवाते थे अपने शहरों के आसपास। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। और इस तरीके से जो राजा होगा महाजनपदास का, उसके जो लोग होंगे वो कैसे रहेंगे? जैसे चारों तरफ तो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हैं, उसके बीच में शहरों में लोग रहेंगे, तो राजा के लिए उन्हें कंट्रोल करना और भी ईजी हो जाएगा, इसलिए वो भी कभी कभी दीवारें बनवा दिया करता था। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। और इसे बनाने के लिए काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती थी। 1000 लाख ब्रिक स्टोन बनाए जाते थे, उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से लेबर किया जाता था। और 1000 काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग आया करते थे, मैन आया करते थे, आदमी वगैरह, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सारे इसे बनाने में काफ़ी मेहनत लगती थी। एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल दिस। और इस सबको बनाने के लिए रिसोर्सेज यानी चीज़ें भी चाहिए होती थी। तो देखिए देखिए कितनी बड़ी, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कितनी बड़ी दीवार बनाई जा रही है। महाजनपदास की जो दीवारें हुआ करती थी वो इस तरीके से ही हुआ करती थी, तो इन्हें बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। द न्यू राजाज नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज। उसके बाद धीरे धीरे करके जो राजाज बनने लगे, राजा आर्मी बनाने लगे अपनी, यानी सेना बनाने लगे। और जो सेना के सैनिक हुआ करते थे उनको वो सैलरी होती है ना, यानी पैसे भी देने लगे, मंथली पैसे दिया करते थे। और सारे मतलब सम पेमेंट्स वर प्रॉब्लली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन। और जो कॉइन होते हैं, कॉइन पर कोई एक तरीके से हम कहते हैं स्टैंप लगा दिया जाता था, और उस स्टैंप के जैसे किसी भी सिक्के पर हम स्टैंप लगा दें तो उससे मान लिया जाता था कि हाँ ये पैसे तैयार हो गए। तो एक तरीके से कॉइन दे दिए जाते थे, राजा हर महीने देता था अपने सैनिकों को। तो यू विल रीड मोर अबाउट दिस कॉइन्स इन चैप्टर 8 में हम और भी इन कॉइन्स के बारे में जानेंगे, पहले के ज़माने के पैसों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं टैक्सेस के बारे में। जैसे आजकल टैक्स लगते हैं, सरकार हर चीज़ पे टैक्स लगाती है और इसी से हमारे लिए चीज़ें बनती हैं। तो इसी तरीके से पहले के राजा वगैरह भी टैक्स लगाते थे। तो देखिए, एज द रूलर्स ऑफ महाजनपदास वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज। अब टैक्स क्या होते हैं? देखिए, जो रूलर्स हुआ करते थे, पहले के जो राजा हुआ करते थे महाजनपदास के, वो उन्हें काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती थी और काफ़ी बड़ी बड़ी उनकी सेना हुआ करती थी। और इन सबको मेंटेन करने में, क्योंकि वो सेना को पैसे भी दिया करते थे और बड़े बड़े फोर्ट बनाने के लिए उनके पास काफ़ी सारे पैसे होने चाहिए। तो पैसे वो कहाँ से लाते थे इतने सारे? एंड दे नीडेड ऑफिशियली टू कलेक्ट दीज। So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in the case of the Raja of the Janapdas, they started collecting regular taxes. तो अब वो गिफ्ट पर तो पूरा नहीं रहेंगे, गिफ्ट उन्हें मिलते थे लेकिन गिफ्ट से काम नहीं चलता था, तो वो रेगुलर टैक्सेस भी लेने लगे लोगों से। टैक्स किस किस पर लगता था? टैक्स लगता था क्रॉप्स पर, जैसे कि लिए जो घास होती हैं, जो पहले के लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे, तो उधर से जो फसलें होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट फसलें जो होती हैं, उन पर टैक्स लगा दिया जाता था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फार्मर्स ही थे। तो यूजुअली टैक्स कितना होता था? 1/6 होता था, जितना भी हमने कमाया उसका 1/6 पार्ट, 1/6 आई थिंक 16 या 15% हमें देना पड़ता था, जितना भी हमने कमाया उसका। और देखिए, इस टैक्स से जो भी राजा होता था वो इमारतें वगैरह और बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट करवाता था लोगों से, लोगों के पैसे लेकर, टैक्स लेकर लोगों से। ठीक है, दिस वाज नोन एज भाग और शेयर। अब हम टैक्स को पहले क्या कहा करते थे? भाग कहा करते थे या फिर शेयर कहा करते थे इंग्लिश में। अब देखिए, टैक्स उन लोगों पर भी लगता था जो कि कटोरियाँ वगैरह, टोकरियाँ, क्राफ्ट पर्सन, एक तरीके से क्राफ्ट पर्सन क्या बनाते हैं? बड़ी बड़ी मतलब वैसी चीज़ें जो लकड़ी की चीज़ें होती हैं, जैसे टोकरी हो गई अलग अलग डिज़ाइन की, इन सबको बनाने वाले क्राफ्ट पर्सन होते हैं। तो क्राफ्ट पर्सन पर भी लगता था टैक्स। और फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर ऑफ अ स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो उन पे टैक्स के तौर पर क्या लगता था? उन्हें हर दिन
राजा के लिए काम करना पड़ता था, यही उनका एक तरीके से टैक्स हो जाता था। उसके बाद हर्डर्स यानी जो इधर उधर से सामान इकट्ठा करते हैं, उन्हें भी टैक्स देना पड़ता था। वो एक तरीके से जो भी जानवर की मीट मांस जो भी इकट्ठा करते हैं उन्हीं को वो दे दिया करते थे टैक्स के तौर पर। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स, अब सामान इधर से उधर जाते थे व्यापारियों के, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। हंटर गैदरर्स जो कि फॉरेस्ट से चीज़ें इकट्ठा करते हैं उनको भी राजा को टैक्स देना पड़ता था। एक तरीके से जो भी वो इकट्ठा करें उनमें से 1/6 पार्ट देना पड़ता था। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, उसके बाद जो खुदाई वगैरह, खुदाई नहीं, एग्रीकल्चर यानी जो खेती बाड़ी करना शुरू हुआ उनमें चेंजेस आ गए। दो मेजर चेंजेस आए एग्रीकल्चर में इस समय के आसपास। वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन plowshares. This means that heavy clay soil could be turned over better than when a wooden plowshare, so that more grain could be produced. तो देखिए इस समय क्या हुआ, आयरन का पता चला और आयरन से फिर क्या बनाने लग गए लोग, हल बनाने लगे आयरन के। पहले तो लकड़ी के हल बनते थे, अब आयरन के हल बनने लगे, लोहे के बनने लगे, और लोहे के बन गए तो आसानी से खेती हो जाया करती थी। और दूसरा चेंज ये आया कि लोग जो हैं वो क्या करने लगे, काफ़ी ज़्यादा फसलें इकट्ठा करने लगे। मतलब जैसे कि उन्होंने ऐसे नहीं कि सीड डाल दिए, छोटे छोटे दाने डाल दिए उसके बाद चले गए, ऐसा नहीं। मतलब एक जगह पर उन्होंने एक जगह पर ठहरे और छोटे छोटे उन्होंने पेड़ पौधे बनाना शुरू किया, और छोटे छोटे पेड़ पौधों से फिर उनकी सैपलिंग्स हुई, यानी छोटे 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 ऐसे 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 से वो बढ़ते गए, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपने एग्रीकल्चर के वे में चेंज लाया, थोड़ा अलग टाइप से वो एग्रीकल्चर करने लगे, और इस तरीके से उनकी प्रोडक्शन बढ़ने लगी और प्लांट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने लगे। और उसके बाद दिस लाइक टू बी इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। हाउएवर it was back-breaking work. Generally, slave men and women, das and dasis, and landless agriculture laborers, जिन्हें हम कहते हैं कम्मा करस, had to do this work. तो देखिए, however, थोड़ा सा मतलब इन काम को कौन लोग करते थे, जो दास होते थे या दासी हुआ करते थे, वो खेती बाड़ी ज़्यादा करते थे लोगों की ज़मीन पर। और जैसे के लिए कमकरास वो लोग होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए। तो कमकरास दूसरों की ज़मीन पर खेती कर लिया करते थे और फिर उन्हें पैसे मिल जाया करते थे, ऐसा कुछ होता था, ठीक है। तो जो कमकरास दास दासी ही सारे ज़्यादातर एग्रीकल्चर किया करते थे, इस काम को किया करते थे ज़मीन पर। अब देखते हैं हम अ क्लोजर लुक मगधा। अब मगधा के बारे में पढ़ेंगे। अब मगधा आप मैप में देखिए, हमने यहाँ पर हम पीछे चलते हैं, ये रहा मैप हमारा। इस मैप में देखिए ये रहा मगधा। मगधा भी एक बहुत ही ज़्यादा महाजनब दास था। तो मगधा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। मगधा वॉज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनबदा इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल पहले महाजनबदा, काफ़ी बड़ा महाजनबदा बन गया मगधा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल ये राज्य बन गया। मैनी रिवर्स सच एज गंगा सोन फ्लो थ्रू मगधा। मगधा से गंगा हो गई, सोन हो गई, ये सारी नदियाँ बहती थीं, और उधर ट्रांसपोर्टेशन भी सही से हो जाती थी, यानी इधर से उधर जो नाव वगैरह थी वो पानी बहुत था ना, तो नाव वगैरह आराम से इधर उधर जाया करती थी। वाटर सप्लाईज पानी के द्वारा चीज़ें भेज जाती थी, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। और पानी से जो उधर की मिट्टी थी, उधर की जो ज़मीन थी वो भी फर्टाइल थी, मजबूत थी। और मगधा के काफ़ी सारे ऐसे पार्ट थे जहाँ पर फॉरेस्टेड पार्ट थे, यानी अब देखिए पानी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर होगा, तो हर जगह पर ज़्यादातर फॉरेस्टेड ही पार्ट हुआ करता था, पेड़ पौधे ही ज़्यादा हुआ करते थे। तो पेड़ पौधे होंगे तो जानवर भी बढ़ेंगे उन्हें खाने वाले, तो एलिफेंट भी हुआ करते थे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि इन फॉरेस्ट में रहा करते थे। तो एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन फॉर द आर्मी। एलिफेंट्स का मतलब होता है हाथी। तो जो हाथी हुआ करते थे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे, फिर हाथी को कैप्चर करके जो आर्मी है, जो सेना है, उसमें जमा कर दिया जाता था। एक तरीके से सेना के उपयोग में एलिफेंट्स आ जाया करते थे। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। और जितने ज़्यादा देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पानी जितना होगा उतनी ही हमारे पेड़ पौधे बनेंगे। पेड़ पौधों से जंगल वगैरह ज़्यादा वहाँ पर बढ़ने लगे, और जंगल बढ़ने लगे तो लकड़ी आने लगी, काफ़ी घर बसने लगे, काफ़ी ज़्यादा रथ वगैरह और काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीज़ें बननी शुरू हो गई। और इसके अलावा वहाँ पर आयरन का मेन एक तरीके से खजाना था। जहाँ से आयरन आता है ना, उसको हम माइन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ का मेन पॉइंट होता है जहाँ से ज़्यादा चीज़ मिलती है। तो एक आयरन का माइन था उधर, वहाँ से आयरन काफ़ी ज़्यादा
लिया जा सकता था। तो आयरन वहीं पर मेन एक उधर का गड्ढा सा होता है, उधर से ही ज़्यादा आयरन मिलता था। तो आयरन का माइन भी उधर ही था, उसी रीजन में था। तो जिससे हम टैप कर कर उसको आराम से स्ट्रॉन्ग टूल, वेपन्स ये सब बना सकते थे, क्योंकि आयरन भी उधर सबसे ज़्यादा ही था मगधा वाले रीजन में। तो स्ट्रॉन्ग टूल्स, वेपन्स बन जाया करते थे। तो देखिए कितने सारे पावरफुल चीज़ें हो गई इनके पास। आयरन हो गया, नदियाँ हो गई, फॉरेस्ट हो गए, एलिफेंट हो गए, आर्मी हो गई, और काफ़ी ज़्यादा घर और कार्ट कैरियर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी, इसलिए वो पावरफुल कंट्री बन गई थी। काफ़ी कंट्री नहीं, सॉरी, पावरफुल महाजनपदा। तो मगधा के काफ़ी पावरफुल रूलर्स भी हुआ करते थे, राजा भी हुआ करते थे। बिम्बिसारा, अजाताशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन टू कॉन्क्यूर अदर जनपदास। और ये दोनों दो राजाओं की बात की गई है। ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ के रूलर्स कोशिश करते थे बाकी सारे जनपदा को भी अपने कब्जे में लाने के लिए। महापद्म नंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। अब देखिए महापद्मा भी दूसरे इम्पॉर्टेंट रूलर थे। मगधा के एक और राजा थे महापद्मा, ठीक है। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट। उन्होंने क्या किया था कि मगधा कहाँ पर है, मगधा तो देखिए मगधा तो यहाँ पर है, इधर से लेके नॉर्थ वेस्ट तक, यानी पूरे इधर तक उन्होंने अपना राज्य कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में पूरे। राजा गिरेहा प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा। अब देखिए मैंने आपको बताया महाजनपदा की कैपिटल भी हुआ करती थी। एक बार हम फिर पढ़ते हैं महाजनपदा क्या होते थे, जो कि काफ़ी जनपदास से मिलकर बनते थे, वो महाजनपदास होते थे। तो महाजनपदास काफ़ी इंपॉर्टेंट राज्य, काफ़ी बड़े राज्य माने जाया करते थे। तो हमने पढ़ा कि मगधा भी बहुत ही बड़ा महाजनपदा था। तो मगधा का भी एक कैपिटल था, वो था राजा गृहा, और आज हम उसे राजगीर बोलते हैं। और राजगीर कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है। उसके बाद इधर का कैपिटल चेंज हो गया, कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया पतलीपुत्र में। पतलीपुत्र है पटना, प्रेजेंट डे में हम उसे पटना बोलते हैं, पहले पतलीपुत्र बोला करते थे। तो फिर मगधा की कैपिटल बन गई पटना, ठीक है। उसके बाद देखिए मोर देन 2300 years ago a ruler named Alexander who lived in Macedonia in Europe wanted to become a world conqueror. Of course he couldn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia and began to the Indian subcontinent reaching up to the banks of the Beas. तो देखिए जो अलेक्जेंडर थे, ये है 2300 साल पहले की बात। जो अलेक्जेंडर नामक व्यक्ति थे वो मैकेडोनिया यूरोप में रहा करते थे। अब वो चाहते थे कि मैं पूरे राज्य पर, पूरे वर्ल्ड पर, राज्य नहीं पूरी जितना भी वर्ल्ड है, संसार है, उस पर राज्य कर सकूं। तो कोई भी वर्ल्ड पर राज्य तो नहीं कर सकता, तो ऑफ कोर्स वो पूरे वर्ल्ड पर तो राज्य नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी जगह अपना वो करा, जैसे इजिप्ट हो गई, वेस्ट एशिया हो गई। उसके बाद वो इंडिया आए अपना ये सब उस पर हड़पने के लिए, मतलब इंडिया को अपने कब्जे में लाने के लिए। तो जैसे वो पहुँचे इंडिया के बीएस नदी पर, तो जहाँ पर वो आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन उनके जो सेना थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें डर था हमारे इंडिया के रूलर्स का, राजाओं का। क्योंकि इंडिया के जो राजा थे और इंडिया की जो सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, काफ़ी ज़्यादा कैरियर्स, एलिफेंट्स, काफ़ी ज़्यादा चलने वाले सोल्जर्स इंडिया में काफ़ी थे। तो रथ वगैरह, हम कह सकते हैं हाथी वगैरह, और सोल्जर्स ये काफ़ी वास्ट थे, काफ़ी ज़्यादा थे। तो इसलिए अलेक्जेंडर ने इंडिया पर नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। उसके बाद अ क्लोजर लुक वज्जी। अब हम वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। वाइल मगधा बिकम अ पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट कैपिटल एट वैशाली बिहार वॉज अंडर ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज कन्हा और संघा। तो मगधा के बारे में तो पढ़ा, मगधा एक पावरफुल किंगडम था, काफ़ी ज़्यादा उसमें ताकत थी और काफ़ी महाजनपदा था वो। लेकिन अब हम पढ़ते हैं वज्जी। वज्जी भी काफ़ी बड़ी सिटी, शहर था, राज्य था वज्जी भी, और वज्जी का कैपिटल था वैशाली, जो कि बिहार में है। लेकिन वज्जी महाजनपदा नहीं था, वज्जी कुछ अलग टाइप का गवर्नमेंट थी। जैसे के लिए वज्जी था गना, या हम वज्जी को संघा कह सकते हैं। अब गना और संघा का क्या मतलब है, देखिए हम पढ़ते हैं। गना का मतलब होता है जहाँ पर काफ़ी मेंबर्स रहते हैं, उन्हें हम गना कहते हैं। और संघा का मतलब होता है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन, काफ़ी ज़्यादा लोगों की। तो जो वज्जी था वो एक तरीके से संघ था या गना था। गना और संघा में क्या होता है, कोई एक राजा नहीं होता, काफ़ी सारे राजा होते हैं। यानी वज्जी में भी कोई एक राजा नहीं, काफ़ी सारे राजा थे। कभी कभी 1000
आदमी रूल करते हैं, 1000 आदमी राजा बन जाते हैं एक साथ और एक साथ राज्य चलाते हैं और हर कोई राजा ही माना जाता है। ये राजा एक साथ यज्ञ में भाग लेते हैं और ये असेंबलीज में एक साथ मिलती हैं और सब मिलजुल कर ही डिसाइड करते हैं कि कैसे काम किया जाना चाहिए। यानी ये काफ़ी ज़्यादा वैसी सिटी थी, पीसफुल सिटी थी। यहाँ पर सारे काम मिलजुल कर डिसीजन से, डिस्कशन के साथ और डिबेट के साथ हुआ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनिमी वज्जी पर अटैक करने की सोच रही है तो पहले वो लोग डिस्कस करेंगे, सारे राजा जितने भी वज्जी के रूलर्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे और फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हाउएवर वुमेन दासन कमकरास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज। इन असेंबलीज में जो कि वो डिसीजन लेते थे सारे राजा, इन असेंबलीज में वुमेन यानी औरतों का आना अलाउ नहीं था, दास का आना अलाउ नहीं था और कमकरास यानी जिनकी खुद की ज़मीन नहीं है उनका आना भी अलाउ नहीं था। बुद्ध, महावीरा, जिनके बारे में हम चैप्टर 6 में आगे पढ़ेंगे, ये भी कहाँ से थे? गना और संघा के ही थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन द संघास कैन फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। संघा के बारे में जैसे वच्ची हो गया, काफ़ी सारे संघा हुआ करते थे, इनके बारे में हम बुद्धिस्ट की बुक्स में आगे पढ़ेंगे। तो हमने इतना तो पढ़ ही लिया कि वच्ची भी काफ़ी पावरफुल शहर था और ये एक तरीके से गना और संघा में से एक था। यहाँ पर काफ़ी सारे राजा एक साथ रूल करा करते थे। तो अब देखते हैं, हम चैप्टर फिनिश ही हो गया है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम द दिघा निक्या, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा। दे वर रिटन डाउन 2300 ईयर्स अगो। तो वज्जीज, दिघनिक्या, वज्जीज के बारे में दिघनिक्या वाली बुक जो कि काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट बुक है, इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए कुछ हम पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे अजातशत्रु और वज्जीज के बारे में। देखिए, अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज। तो अजातशत्रु जो था वो अटैक करना चाहता था वज्जीज पर। वज्जीज हमने पढ़ा, वज्जीज एक गना या संधा था, ठीक है। He sent to minister named वसाकरा to the Buddha to get his advice on the matter। तो अजातशत्रु राजा थे, अजातशत्रु ने अपने मंत्री को बोला, मंत्री जो थे उनका नाम था वसाकरा। वसाकरा वाले मंत्री को बोला कि जाओ तुम बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध से पूछो कि उनका इस मुद्दे पर क्या एडवाइस है, वो क्या कहना चाहते हैं कि हमें वज्जीज पर अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गए मिनिस्टर बुद्ध के पास। बुद्ध ने पूछा कि जो वज्जीज है वो असेंबलीज में मिलते हैं या फिर मतलब ऐसे करते रहते हैं थोड़ी डिस्कशन वगैरह। तो जब उन्होंने आंसर में पाया कि हाँ वज्जीज तो बहुत ही ज़्यादा वैसे लोग हैं और वो डिस्कशन करके ही सारा काम लेते हैं, तो बुद्ध ने बोला कि अगर वो पब्लिक असेंबलीज लेते हैं और साथ डिस्कशन करते हैं और वो एक साथ मिलकर एक साथ कोई कदम उठाते हैं या फिर वो रूल्स जो भी नियम है उनका पालन करते हैं या फिर उनके राज्य में रिस्पेक्ट या सपोर्ट या लिसन, बड़ों का आदर किया जाता है और जो वज्जी के औरतें हैं उन पे कोई भी अत्याचार नहीं होता। चैत्याज, लोकल श्रिन्स वर मेंटेन इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, यानी टाउन्स विलेजेस पे एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हैं वो और अच्छी तरीके से उनके साइंट होते हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पूरे फॉलो करते हैं या रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें आने की भी अनुमति होती है और कंट्री भी वो आराम से फ्रीली लीव कर सकते हैं। अगर वज्जी में ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वज्जी मानता है, तो हम कभी भी वज्जी पे अपना आक्रमण नहीं कर पाएंगे। आक्रमण तो कर लेंगे लेकिन कभी भी उसको जीत नहीं पाएंगे वज्जी को। तो ऐसा बुद्ध ने कहा। तो वज्जी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वो थी, यानी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पर चलता था काम और काफ़ी डिस्कशन के साथ वज्जी कुछ भी करती थी। तो ये हो गया राजा ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्क्यूर टू द संघा। संघा यानी वज्जी हो गई। वज्जी पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राजाओं ने अटैक करने की सोची लेकिन वज्जी पर वो लोग अटैक नहीं कर पाए। और ये जो संघास हैं, जितने भी वज्जी जैसे राज्य थे, संघास थे, वो 1500 साल तक चले, काफ़ी लंबे समय तक टिके, लेकिन उसके बाद उन पे गुप्ता रूलर्स ने अटैक कर दिया और उन्हें हड़प लिया। तो इसके बारे में हम चैप्टर 10 में रीड करेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ा और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इससे आगे एल्सवेयर है। एल्सवेयर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन हम पढ़ लेते हैं। ग्रीस और एथेंस के बारे में यहाँ बताया गया है। 2500 साल पहले एथेंस एक होगा कोई राज्य, उधर के जो लोग थे ना, विच वॉज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, उनकी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नाम की थी जो कि 200 साल पहले भी थी, 200 साल पहले तक टेकी थी। अब जो भी एथेंस के आदमी 30 साल से बड़े थे वो सिटीजन माने जाते थे। दिस वॉज एन असेंबली दैट मीट एटलीस्ट 40 टाइम पर ईयर। और यहाँ की जो गवर्नमेंट थी, यहाँ की जो असेंबली थी, वो
एक साल में 40 टाइम तो लगभग मिल ही जाती थी एक दूसरे से डिस्कशन के लिए। सारे जो सिटीजन्स थे वो इस मीटिंग में अटेंड कर सकते थे। इस मीटिंग को सिटीजन्स जो कि 30 साल से ऊपर हो, पहले 30 साल से ऊपर थे सिटीजन्स माने जाते थे, नागरिक माने जाते थे। ठीक है। अपॉइंटमेंट फॉर मनी पोजीशन वन मेड थ्रू लॉटरी, काफ़ी लॉटरी से अपॉइंटमेंट ली जाती थी। हु वांटेड टू चूज गिवन इन देयर नेम्स एंड देन सम वर सिलेक्टेड थ्रू लॉटरी। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी। सिटीजन्स ज़्यादातर आर्मी या नेवी के हुआ करते थे। और देखिए सिटीजन्स हमने पढ़ा 30 साल से ऊपर के लोग माने जाते थे, लेकिन सिटीजन्स में चाहे औरतें 30 साल से ऊपर हों या ना हों, सिटीजन्स में तब भी वो नहीं मानी जाती थी। तो जो बाहर के लोग होते थे, यानी जो एथेंस से बाहर के विदेशी लोग होते थे, वो भी नहीं माने जाते थे सिटीज़न। और जो क्राफ्ट पर्सन यानी फार्मर वगैरह होते थे, वो भी सिटीज़न नहीं माने जाते थे, चाहे वो 30 साल से ऊपर हों या ना हों। तो इससे हमें पता चलता है जो अमीर लोग, और वो 30 साल से ऊपर हैं, जो अमीर लोग हैं वो 30 साल से ऊपर हैं, उन्हीं को हम मानते थे सिटीज़न एथेंस वाले राज्य में। जो गरीब थे और जो वुमेन थी उनको नहीं माना जाता था। इसके अलावा 1000 लोग रहते थे एसन में, जो कि कहाँ पर काम करते थे, फील्ड में काम करते थे, वर्कशॉप चलाते थे, और वहाँ पर उन्हें ट्रीट नहीं किया जाता था सिटीज़न के तौर पर, यानी वही है कि अमीर लोगों को ही सिटीज़न बोला जाता था। तो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। और एल्सवेयर में हमने बात की एथेंस के राज्य की। तो आई होप आपको समझ आया चैप्टर, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।